नमस्कार साथियों, शिक्षा साथी में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी के एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं जिसका नाम है वर्णमाला। दोस्तों, ऐसी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें हिंदी से प्रश्न बनते हैं, यह उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हिंदी का यह चैप्टर वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला, बात करें वर्ण क्या होता है। वर्ण जैसे किसी चीज की माला बनाना यानी उसको समूह में रखना, तो जहां पर वर्णों का समूह हो वही वर्णमाला होता है। तो वर्ण क्या होते हैं? लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके, यानी सबसे छोटा, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी हम कुछ भी बोर्ड पर अगर लिखें तो वो क्या है? वो वर्णमाला, वर्ण है। क्या है? वर्ण। अब ये नहीं कि हम यहाँ पर डॉट लिख दिए, सांकेतिक भाषा हुआ। तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, जैसे क में क और अ दोनों होता है, तो ये जो क है और अ है, ये क्या है? वर्ण है। तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सकते, उन्हीं को बोलते हैं वर्ण। वर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई? तो जो हमारा ध्वनि होता है, यही ध्वनि हमारा वर्ण होता है। वर्ण, ध्वनि ही क्या है? वर्ण है। और छोटे छोटे वर्णों को मिलाकर के वर्ण से बनता है शब्द। कई छोटे वर्णों को मिलाकर बनता है शब्द, और शब्दों को मिलाकर बनता है वाक्य। वाक्य या पद, जिसको पद बोलते हैं। और इन वाक्यों को मिलाकर जो बनता है वो बनती है हमारी भाषा। तो भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है? भाषा कैसे बनता है? तो वर्ण, वर्णों से बनते हैं शब्द, शब्दों से बनता है वाक्य, और वाक्य से बनती है भाषा। वर्ण क्या है? तो जो ध्वनि होती है, वही ध्वनि को जब हम लिख दें तो वही वर्ण हो जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा 2018 में कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो अब हम बात करेंगे वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। एक आपका होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। व्यंजन, स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर के वर्ण बनता है, यानी स्वर और व्यंजन दोनों क्या है? वर्ण है। तो वर्ण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक स्वर और दूसरा व्यंजन होता है। स्वर क्या होता है? हम बात करेंगे स्वर के बारे में। ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण करने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं हो, जरूरत ना पड़े, जो स्वतंत्र होते हैं। यानी इनका उच्चारण जो होता है स्वर का, वो स्वतंत्र होता है। इसको बोलने के लिए किसी भी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि व्यंजन में ऐसा नहीं होता। व्यंजन वो ऐसे वर्ण है जिनको उच्चारण करने के लिए स्वर वर्णों की आवश्यकता पड़ती है। तो व्यंजन, स्वर क्या होते हैं? स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं। और पूछिए कि स्वरों की संख्या, तो स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। कुल संख्या 11 होती है। अब स्वर को देखें, स्वर कौन कौन से होते हैं? तो हम बचपन से पढ़े हैं आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और अह। तो यहां पर अंग और अह को जब ले लेंगे तो 13 हो जाएंगे, जबकि 13 नहीं होते। अंग और अह को हम अयोगवाह बोलते हैं। अंग और अह जो लास्ट का है, इन दोनों क्या बोला जाता है? पेपर में पूछा गया है, अयोगवाह। अयोगवाह। तो स्वरों की संख्या अगर कभी पूछे तो 11 लगाते हैं। ऋषि री को भी स्वर में लिया गया। कई जगह नहीं मानते तो 10 हो जाता है, लेकिन स्वरों की संख्या 11 ही होती है। ऋषि री भी एक स्वर है। अब आगे हम बात करेंगे व्यंजन की। व्यंजन, व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए
किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता होगा। जिन वर्णों का व्यंजन क्या होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए स्वर वर्णों की आवश्यकता पड़ती है। स्वर वर्णों की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन बोलते हैं। और इनकी संख्या पूछे कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है, कुल कितने व्यंजन होते हैं, तो हम बताएंगे कि कुल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। जो हमारे अब व्यंजन में क्या है, क से लेके ह तक छ, त्र और ज्ञ, इन तीनों को व्यंजन में नहीं गिना जाता है। ठीक है, तो क हो गया, ख हो गया, तो क से लेकर हम कहें क से ह तक। अब देखिए क का अगर हम किसी भी वर्णमाला में हम व्यंजन के रूप में अगर लिखें तो ये क जो लिखा है ये शुद्ध व्यंजन नहीं है। अगर शुद्ध व्यंजन लिखना है तो इसके नीचे हलंत लगाना होगा, क्योंकि अगर क लिखेंगे तो इसमें अ छुपा हुआ है और अ जब इससे बाहर निकलेगा तो ये क के नीचे हलंत लग जाएगा। तो यहाँ पर यह जो व्यंजन है, कोई भी व्यंजन लिखना है तो इसके नीचे हलंत रहना चाहिए, तभी ये शुद्ध व्यंजन होगा। तो अब देखिए हम क को बिना अ के उच्चारण नहीं कर सकते, तो इसीलिए बोला जाता है कि व्यंजन क्या होता है कि यहाँ पर लिया जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए स्वर वर्णों की आवश्यकता पड़े। तो स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, जबकि व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन को स्वर की सहायता से ही बोला जाता है। आगे हम बात करेंगे स्वर के प्रकार। ह्रस्व स्वर, या इन्हें हम लघु स्वर के नाम से भी जानते हैं। लघु स्वर या मूल स्वर भी इन्हें कहते हैं। जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता हो, ऐसे स्वरों को हम ह्रस्व स्वर कहते हैं या लघु स्वर कहते हैं। और इसमें 4 स्वर आपके आते हैं, अ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषिरी। छोटा ऊ और ऋषिरी, ये 4 जो है मूल स्वर हैं या लघु स्वर, या इन्हें ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर। दूसरा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में क्या होता है कि बड़ा आ, मतलब आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, दो समान स्वरों से मिलकर जो स्वर बने, यानी अ और अ को मिलाएंगे तो आ बनेगा। दो समान स्वरों के मिलने से जो स्वर बनता है इसे दीर्घ स्वर बोलते हैं। तो आ हो गया, बड़ी ई और बड़ा ऊ, और इन्हीं में दीर्घ संधि भी होती है इन 3 मात्राओं की। तीसरा, और दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगता है इसका उच्चारण करने में, तो उसे दीर्घ स्वर बोलते हैं। तीसरा जो होता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर वो स्वर होते हैं जो दो भिन्न स्वरों के मेल से बने होते हैं। इसमें ए हो गया, ए, ओ और औ, ये 4 स्वर ऐसे हैं जो संयुक्त हैं, क्योंकि इनका जो मेल है वो दो भिन्न स्वरों से, और दीर्घ स्वर में जो मेल है इनका जो समान स्वरों से, और संयुक्त में भिन्न स्वरों से। ए जो है हमारा अ और छोटी ई के मिलने से बनता है। ए अ और ए के मिलने से बनता है। ओ जो है अ और ऊ, छोटा ऊ के मिलने से बनता है, और ये अ और ओ,
तो जो ए है अ और ई के संयोग से बनता है, इन दोनों को मिलने से बनता है ए जो है अ और ए के, ओ अ और छोटा ऊ को मिलने से, और औ जो है अ और ओ के संयोग से ओ औ बनता है। तो ये इसीलिए ये संयुक्त स्वर बोलते हैं। इसके बाद ये जो एक होता है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होते हैं? ये संस्कृत भाषा से हिंदी में लिए गए हैं प्लुत स्वर। जैसे अगर हम ओम का उच्चारण करें, ओम, तो लंबे समय के लिए जो हम सांस अपने अंदर लेते हैं ओम, तो ये जो चिन्ह है इसको हम वर्तुल प्रतीक बोलते हैं, वर्तुल प्रतीक। ये आगत स्वर होते हैं, आगत स्वर, और एक होता है आगत स्वर में आ स्वर। इसमें क्या होता है कि जो शब्द अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आए हुए हैं उन्हें आगत स्वर कहा जाता है। ये प्लुत स्वर के ही भाग हैं। प्लुत स्वर में दो भाग हम देखेंगे, एक संस्कृत से जो हिंदी में आए हैं वो, और दूसरा अंग्रेजी से जो हिंदी में आए हैं वो। जैसे आप कहें डॉट, डॉट, डॉट हो गया। डॉक्टर कहें डॉक्टर, कॉलेज, नॉलेज। तो अब हम बात करेंगे उच्चारण के स्थान पर स्वरों के भेद। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौन से स्वर का उच्चारण किस स्थान से किया जाता है, यानी हम मुख के द्वारा, मुख में जो जीभ है, जीभ के द्वारा किस स्वरों का उच्चारण करते हैं, या फिर कौन से स्वरों का उच्चारण ओठ के आधार से किया जाता है, और कौन से स्वर का उच्चारण मुख के आधार पर किया जाता है। तो जीभ के आधार पर स्वरों के भेद, ओष्ठाकृति के आधार पर यानी ओठ के आधार पर स्वरों के भेद, और मुखाकृति के आधार पर स्वरों के भेद। तो इन तीन अंगों के आधार पर कौन से स्वर को किसके हिस्से में रखा गया है, बांटा गया है, उसको हम देखेंगे। तो उच्चारण के स्थान पर स्वरों के भेद में पहला होगा हमारा जीभ के आधार पर स्वरों के भेद। और जीभ के आधार पर स्वरों के भेद को तीन भागों में बांटा गया है। एक जीभ का अग्रभाग, यानी जीभ के अगले भाग से जिन स्वरों का उच्चारण किया जाता है उसे अग्रभाग बोलते हैं, और एक होता है जीभ का मध्य भाग, यानी जिस स्वर का उच्चारण मध्य भाग करता है जिह्वा का मध्य भाग, और तीसरा होता है पश्च भाग, यानी जीभ का पिछला हिस्सा जिन स्वरों के का उच्चारण करे उसे बोलते हैं पश्च भाग। तो अग्रभाग में हमारा छोटी, बड़ी, ए और ऋषि री, इन पांच स्वरों का उच्चारण जिह्वा का अग्रभाग करता है। छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऋषि री, इनका उच्चारण जिह्वा का अग्रभाग। तो अग्रभाग के आधार पर कौन से पांच, ये पांच ऐसे स्वर हैं जिनका उच्चारण जिह्वा का अग्रभाग करता है। और मध्य भाग के आधार पर एक ही है, आ का उच्चारण जिह्वा के मध्य भाग से होता है। पश्च भाग, पश्च भाग में आ हो गया, दोनों ऊ हो गए, छोटा और बड़ा, ओ और औ। तो यहाँ पर पांच स्वरों का उच्चारण जिह्वा का पश्च भाग, और एक का जिह्वा का मध्य भाग, और पांच यहाँ पर हो गए जिह्वा का अग्रभाग। तो कुल 11 स्वरों में अगर जीभ के आधार पर देखा जाए तो तीन भागों में बांटा गया है। अब स्वरों के उच्चारण के स्थान पर दूसरा जो भाग है वो है ओष्ठाकृति, यानी ऊंट के आधार पर स्वरों के भेद। तो इसमें दो प्रकार के बांटे गए हैं। ओठ के आधार पर स्वरों के भेद दो प्रकार के, एक होता है वृत्ताकार और दूसरा होता है अवृत्ताकार। यानी वृत्ताकार को हम गोलाकार भी कहते हैं और अवृत्ताकार को अगोलाकार, यानी ऐसे स्वरों का जिनका उच्चारण करते समय ओठ एकदम से गोल आकार में हो जाए, ऐसे स्वरों को हम गोलाकार, ओष्ठाकृति के आधार पर गोलाकार, वृत्ताकार के भाग में रखे हैं। और इसमें है छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। इनका उच्चारण करते समय हमारा ओठ जो है वो गोल आकार के में हो जाता है, इसीलिए इसको गोलाकार कहते हैं या वृत्ताकार कहते हैं। तो वृत्ताकार में, ओष्ठाकृति के आधार पर वृत्ताकार में कुल 4 स्वर ऐसे हैं जिनका उच्चारण करते समय
ओठ का आकार गोल होता है, दूसरा होता है अवृत्ताकार यानी अगोलाकार। तो अब बाकी जितने भी स्वर बचे हैं सब इसमें आ जाएंगे। आ, आ दोनों ही, छोटी बड़ी ए और ऋषि री। तो पहला हुआ जीव के आधार पर स्वरों का भेद और दूसरा ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के भेद। दोस्तों आगे मुखाकृति के आधार पर स्वरों के भेद। स्वरों के भेद में हमने पहला पढ़ा था जिह्वा के आधार पर और दूसरा पढ़ा था ओष्ठाकृति यानी ओठ के आधार पर और तीसरा आपका है मुखाकृति के आधार पर स्वरों के भेद। और मुखाकृति के आधार पर स्वरों के भेद को 4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है विवृत, दूसरा होता है अर्धविवृत और तीसरा होता है समवृत और चौथा होता है अर्धसमवृत। विवृत क्या होता है? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख द्वार नीचे से ऊपर की ओर पूरी तरह से खुल जाए, ऐसे स्वरों का उच्चारण करते समय हम ऐसे स्वरों को मुखाकृति के विवृत के आधार पर बांटते हैं। तो ऐसे में एक ही स्वर है आ। दूसरा अर्धविवृत क्या होता है? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुखद्वार नीचे से ऊपर की ओर आधा खुले, ऐसे स्वरों को अर्धविवृत में रखा गया। अर्धविवृत का मतलब मुंह आधा खुले, और मुंह को खुलने का क्रम ऐसे होता है कि ऊपर से नीचे की ओर। और ऐसे में होता है हमारा अर्धविवृत में कुल 3 स्वर हैं और विवृत में एक ही है आ। तो अ, ऐ और औ ये तीनों अर्धविवृत में रखे गए हैं। समवृत क्या होता है? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख द्वार ऊपर से नीचे की ओर बंद आधा बंद हो, ऐसे स्वरों को समवृत में रखा गया है, समवृत। और ऐसे स्वर कितने हैं? कुल 5 हैं। एक आपका है छोटी बड़ी और छोटा ऊ बड़ा ऊ और ऋषि री। तो ये पांचों स्वर समवृत में रखे गए हैं। ऊपर से नीचे की ओर मुंह आधा बंद हो। और दूसरा अर्धसमवृत, इसमें क्या होता है कि मुंह ऊपर से नीचे की ओर बंद होता हुआ प्रतीत होता है, बंद नहीं होता पूरी तरह से, लेकिन ऐसा लगता है कि मुंह बंद हो रहा है। ऐसे स्वरों को मुखाकृति के आधार पर अर्धसमवृत में रखा गया है, ए, ऐ और औ। तो 2 स्वर ऐसे हैं। तो ये रहे स्वरों का विभाजन उच्चारण स्थान के आधार पर। आगे हम देखेंगे स्वरों के उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं कि कौन से स्वर का कौन सा उच्चारण स्थान है, यानी हम किस स्वर का उच्चारण किस मुख के या जीभ के या किस अंग से करते हैं। आगे स्वरों के उच्चारण स्थान में सबसे पहले हम स्वरों को लिख लेंगे। अ, आ, ई, उ, ऋषि री, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये हो गए हमारे 11 स्वर। अब इनका उच्चारण स्थान कैसे हम याद करेंगे? तो इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक का नाम है कताओ, कताओ। इस ट्रिक से हम इन 11 स्वरों के उच्चारण स्थान को आसानी से याद रख सकते हैं। पहले हमें इनका 2-2 का पेयर बना लेना होगा। तो अ और आ को एक साथ, दोनों ई को एक साथ, दोनों ऊ को अलग, ऋषि री को अकेले कर लेंगे, ए, ऐ और ओ। तो जो क है हमारा, क से उच्चारण स्थान का कौन सा भाग? यानी कंठ। क से क्या बनेगा? कंठ। कंठ यहाँ गला में होता है कंठ, और जिन स्वरों का उच्चारण यहाँ गले के कंठ से निकलता है उसे हम कंठ के हिसाब से देखें तो पहला पेयर हम दे देंगे कंठ को। यानी अ और आ का उच्चारण किससे होता है? अ और आ का उच्चारण होता है कंठ से। त से होता है तालु, तालु या तालव्य जिसको बोलते हैं, तालव्य, तालव्य। जिह्वा के ऊपर का, दांत के पीछे और जिह्वा के ऊपर का भाग जिसे हम तालु बोलते हैं, वो तालु या तालव्य। उससे हम अगले 2 यानी छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण किससे करते हैं? तालु से यानी तालव्य से। और ओ से हो गया ओष्ठ, ओ से हो गया
ओष्ठ, ओष्ठ। और ओष्ठ से छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। तो दो दो के पेयर में अ और आ का उच्चारण स्थान कंठ, छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान तालव्य यानी तालु, ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान ऊ और बड़ा ऊ का ओष्ठ। तो क ता ओ, इस ट्रिक में हम देख लिए क ता ओ को। तो क से हो गया कंठ, ता से हो गया तालु और ओ से हो गया ओष्ठ। आगे अब हमको ऋषि री का हम याद कर लेंगे, मूर्धा होता है। क्या होता है? मूर्धा। ऋषि री का मूर्धा होता है। ऋषि री अकेले है, इसको अलग से याद करना होगा। ऋषि री का उच्चारण स्थान मूर्धा है। अब हम क को त के साथ लेंगे। तो क से होता है कंठ और त से होता है तालु, और दोनों को या तालव्य होता है, तालव्य, और दोनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं? कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। तो दोनों को एक साथ में डालिए, और कंठ तालव्य से जो उच्चारण होता है वो ए और ए का होता है। पेपर में पूछा जा चुका है ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप बताएंगे कंठ तालव्य। और एक बार हम क के साथ ओ को लेंगे, तो क से बनता है हमारा कंठ और ओ से बनता है ओष्ठ, ओष्ठ। और इन दोनों को जब मिला लेंगे तो हो जाएगा कंठोष्ठ, कंठोष्ठ यानी कंठ और ओष्ठ। और इससे जो उच्चारण होगा हमारा, जो दो और बच गए ओ और औ का, तो इस ट्रिक के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से हम पूरे 11 के 11 स्वरों का उच्चारण स्थान आसानी से याद रख सकते हैं। तो ई अ और आ का उच्चारण स्थान कंठ, ई और छोटी और बड़ी का तालव्य, ऊ और बड़ा ऊ का ओष्ठ, ऋषि री का मूर्धा, और कंठ और तालव्य से दो का उच्चारण स्थान, एक आपका ए और ए, और उसके बाद कंठ और ओष्ठ के साथ ओ और औ। इन सभी टॉपिक से, यानी ये सब परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं, जो किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप इस ट्रिक के माध्यम से सभी स्वरों के उच्चारण स्थान को आसानी से याद रख सकते हैं। तो वर्णमाला में हम दो पार्ट में उसको डिस्कस करेंगे, एक आपका स्वर और एक व्यंजन। तो स्वर से जितने भी प्रश्न बनते हैं या इनसे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा, हमने उसको करा दिया। और आपको इन सभी स्लाइडों की पीडीएफ कमेंट बॉक्स या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, हिंदी के लिए या किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जीके जीएस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें। इससे पहले हिंदी में हमने रस को और ये समास दो टॉपिक को कवर किया हुआ है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।